जैसे मौजूदा वक्त में ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो एक तरह का अवसंभावी युद्ध था। उसको आज नहीं तो कल होना था। जब ईरान ने पहली बार तेल का नेशनलाइजेशन किया था तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि इन्होंने नेशनलाइजेशन उसको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी अपने गिरफ्त में कर ली। ट्रम्प है अपने बड़बोलेपन की वजह से उसको थोड़ा पहले कर रहे हैं और जुझलाहट उनकी आपको दिख रही है। नमस्कार, माहौल क्या है में आज बात होगी दुनिया में मचे जंगल राज की। आज एक बार फिर से विश्व इस मुहाने पर पहुंच चुका है जहां कुछ भी हो सकता है। एक भारी अनिश्चितता और संकट के बादल पूरे विश्व में घिरे हुए हैं। दरअसल हुआ यह है कि 48 घंटे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उससे गुजर रहे विमानों को निशाना बनाया और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ बमबारी की है और तमाम ऐसी जगहों पर बमबारी की है कि उससे ईरान को नुकसान काफ़ी संख्या में पहुंचा है। हालांकि बातचीत 2 महीने के लिए जेनेवा के पास जो समझौता 100 दिन का सीज फायर का था, अब उसका पूरा उल्लंघन हो चुका है। ईरान ने बदले में खाड़ी मुल्कों पर हमला किया जैसा वो करता रहा है। सबसे मुश्किल बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो एक लोगों के बीच में एक आशा की किरणें जगी थी कि अब सब चीज़ पटरी पर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें लगातार कम होने लगी थी। आपने खुद भी महसूस किया होगा और मैं भी। पूरी दुनिया में पिछले 6 महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने की वजह से आपका हमारा सबका बजट गड़बड़ा गया है और हमारी ऊर्जा संकट आप तमाम सुन ही चुके हैं कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कितना दूसरे देशों पर, खाड़ी देशों पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट है। तो अब जंगल राज मैं कह रहा हूँ इसलिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ईरान के लोगों के लिए कर रहा है, उसके अंदर ये बेचैनी और ये झुंझलाहट क्यों है? क्या वहाँ के ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के अंतिम संस्कार में जिस तरह से पूरा ईरान एक मुल्क के तौर पर खड़ा हुआ, वो अमेरिका की आंख की किरकिरी हो गया? क्या खामनेई को पूरी दुनिया के लोगों ने जिस तरीके से महत्व दिया, दुनिया के नेता वहाँ पर पहुँचे, दुनिया के तमाम मुल्कों के इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने खामनेई को अंतिम विदाई दी, इससे अमेरिका बौखलाया हुआ। इस बीच ट्रम्प अमेरिका में खुद भी अब सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। अमेरिका ने जो गुंडागर्दी विश्व स्तर पर निभाई है वो एक सवाल पैदा करती है कि विश्व की जो व्यवस्था है वो किस तरफ जा रही है और दुनिया के तमाम मजबूत मुल्क भी अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। मैं आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो दुनिया के और देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, मैं वहाँ आज इसलिए आया हूँ क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि दुनिया को देखने का नज़रिया भारत के शहरों का अलग अलग नज़रिया होता है। जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऊपर नीचे होता है तो मुंबई उसको दूसरे तरह से देखता है, उसमें केवल अर्थ को देखता है, इकॉनमी को देखता है। कोलकाता उसमें आइडियोलॉजी को देखता है, दिल्ली उसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस खोजता है। बनारस के ये जो स्टूडेंट मेरे बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। बनारस में बैठ करके ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर और पूरे वैश्विक स्थिति को लेकर यहाँ के स्टूडेंट क्या समझते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्टीज़ वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने संपर्क किया। और आप जानते हैं कि जो BHU में पढ़ता है वो शाम को मंदिर ज़रूर आता है चाय पीने, नाश्ता करने। तो ये सारे बच्चे यहाँ आए थे, मैंने सोचा आज इनकी राय ली जाए। माहौल क्या है मैं आपको अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चीज़ों पर मैं पिछले कुछ दिनों राम मंदिर चोरी की बात हो रही थी, लेकिन आज ये मसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे हमारे भविष्य का, आने वाले दिनों के भविष्य का बहुत कुछ निर्धारण होने वाला है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में रिसर्च स्कॉलर हैं आपका नाम क्या है और जो मैंने कहा उस पर आपके विचार क्या हैं? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, मैं यहाँ पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे मौजूदा वक्त में ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो एक तरह का अवसंभावी युद्ध था। उसको आज नहीं तो कल होना था। ट्रम्प है अपने बड़बोलेपन की वजह से उसको थोड़ा पहले कर रहे हैं और झुंझलाहट उनकी आपको दिख रही है। यही ओबामा होते तो उनकी झुंझलाहट नहीं दिखती, वो प्रिसाइसली अटैक कर रहे होते। जो चीज़ें वहाँ हुई हैं आज नहीं तो आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद होती ही होती।
क्योंकि एक ऐसा मुल्क ईरान जो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, वो उसके स्टेट पॉलिसी में उसने इजराइल और अमेरिका को अपना शत्रु माना है, और उन्हीं से लड़ने के लिए वो एक परमाणु जो हथियार उसके बनाने की प्रक्रिया अपनाना चाह रहा है। लगातार मना करने के बाद भी कई सारे प्रतिबंध लगे। शुरू में NPT वगैरह पे हस्ताक्षर किया ईरान ने, फिर उससे बाहर हो गया और अपना परमाणु कार्यक्रम वो चला रहा है और लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। और आप जैसा कि दुनिया यूनिपोलर हो चुकी 1991 के बाद से, और कोई भी महाशक्ति जो भी रहा है, इससे पहले अमेरिका और सोवियत से, उसके पहले ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले फ्रेंच थे, कोई भी महाशक्ति अपने पास इस तरह का जो रेसिस्टेंस दे रहा होता है या थ्रेट दे रहा हो, उसको पसंद नहीं करते हैं। और उनसे दुनिया गवाह है, उनसे निपटने का जो तरीका रहा है उनका हमेशा हार्ड पावर के थ्रू ही रहा है। तो ये युद्ध थोड़ा पहले हुआ, अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उन्हें लगा था कि वो आपकी बात में ये इस बात में आगे जोड़ते हुए कह रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता जैसे 50 का दशक था, 60 का दशक था, तब दुनिया में मार्शल टीटो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, नया मूवमेंट था, एक दुनिया को, और दूसरी तरफ शीत युद्ध चल रहा था। आज न चाइना कुछ बोल रहा है, न रशिया कुछ बोल रहा है, न कुछ, जो मन हो वो ट्रंप बोल रहे, और एक तरह से बदतमीजियाँ लगातार वो करते जा रहे हैं। अगर फिलिस्तीन को लेकर के ईरान खड़ा हुआ था, तो ईरान वहाँ के एक ताकत के तौर पर, ये तो सबको मालूम है कि ईरान वहाँ के मुल्कों में अकेला मुल्क है जिसने अमेरिका के सामने कभी घुटने नहीं टेके, और इराक को ख़त्म कर दिया अमेरिका ने यही कह के कि वहाँ केमिकल वेपन बनाए जा रहे थे। पूरा मुल्क ख़त्म कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ा दी, मिला कुछ भी नहीं। ईरान का भी ये कहना है कि मिलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन चूंकि हम इनके आँखों की किरकिरी है, और ईरान ने दिखा दिया कि 6 महीने में इतना आसान भी नहीं है ईरान को हरा पाना। और अब जो पहले ये लग रहा था, अब धीरे धीरे एक न्यूट्रल आदमी की भी और दुनिया के मुल्कों की भी सहानुभूति ईरान के पक्ष में थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये मानते कि नहीं? बिल्कुल। आप अगर 50-60s का दौर देखें तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि वो एक ऐसा समय था जब नए नए जो राष्ट्र हैं वो डिकोलोनाइज हो रहे थे या स्वतंत्र हो रहे थे, तो उन राष्ट्रों के सामने 2 रास्ते थे, या तो संसार की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं। उनमें से बहुत सारे राष्ट्रों ने सोचा कि अपना एक रास्ता बनाया जाए, तो उसके लिए नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह चला, नेहरू, नासिर, टीटो जिनकी बात हो रही है, उन्होंने तरीका अपनाया। लेकिन बाद में जैसे ही विश्व बाइपोलर हुआ, धीरे धीरे सभी लोगों ने अपने अपने एक जो खेमे चुन लिए, और अब तो यूनिपोलर हो गया। अब तो, और जब 1991 के बाद पूरी तरह से यूनिपोलर हो गया है। और जैसे कि दुनिया में आप देख रहे होंगे नेताओं के बोलने में जो गिरावट है, पैन वर्ल्ड है ये आपको यहाँ भी मिलेगा, वो आपको इटली में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा, वो अमेरिका में मिल रहा है। उसमें से उसके अगुआ जो हैं ट्रंप हैं, उनके बोलने की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। और ये भी सच है कि ईरान जो है, इराक को छोड़ दिया जाए, इराक में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ईरान खुद डिक्लेयर कर चुका है कि उसके यूरेनियम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट लेवल तक 60% तक पहुंच चुका है। तो 60 से उनको 100% तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, और ये लगातार थ्रेट है इजराइल और अमेरिका के लिए। और अगर वो बना लेता है तो वो जो इस रीजन में जो पेट्रो डॉलर का इकोनॉमी चल रही है, उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। एक शिया स्टेट सुन्नी स्टेट्स के बीच में परमाणु हथियार लिए हुए है, और लगातार वो जो शिया स्टेट हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो गया, UAE हो गया, टर्की हो गया, सुन्नी स्टेट्स हैं, उनके खिलाफ लगातार वो बोलता रहा है। और अपने कई सारे विंग्स, हिजबुल्ला हो गया, फ़लस्तीन में हमास हो गया, इन सारे लोगों को फंड करता है और बात कर रहा है कि वो एक मुस्लिम वर्ल्ड का नया उम्मा बनाना चाहता है, जिसका कि जो हम खिलाफत जो कैलिफेट बनना चाहता है, वो ईरान बनना चाह रहा है, जो कि दूसरे सुन्नी स्टेट्स हैं उनके लिए एक स्ट्रेटजिक खतरा है। इसको भी देखने के लिए इसमें कई सारे सुन्नी स्टेट्स भी हैं। अमेरिका से लगातार पिछले आप देखेंगे तो पिछले 6-7 महीने पहले से ही लगातार बातचीत कर रहे हैं ईरान के इस प्रक्रिया पे। अगर ईरान ने परमाणु हथियार अपने पास एक्वायर कर लिया तो उनके लिए बहुत खतरा हो जाएगा। और उस रीजन में अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि जब डॉलर का जो डोमिनेंस है, एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें ये था कि दुनिया के सारे मुल्कों में जो भी टेंशन है, या दुनिया के सारे मुल्कों में जो भी युद्ध के कारण हो चाहे हो, उसका सबसे बड़ा रीजन तेल होगा। तेल का खेल ही असली जड़ है,
क्योंकि उस पर अमेरिका किसी तरह का चाहता है कि मोनोपोली हो जाए, तो पूरी दुनिया में अपनी मुट्ठी में ऊर्जा से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। अब ऐसे ये एक सत्य है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। अधिकतर सत्य है डॉलर का डोमिनेंस। अमेरिका खुद एक बहुत बड़ा रिजर्व रखता है तेल का, और रसिया के पास भी है। और वो ले लिया, वो राष्ट्रपति को उठा ले गया उस देश में, इतना खुद ही उतना खुद वेनेजुएला का। फिर भी उसे कब्जा करना है। लेकिन अभी मैंने सुना कोई एक दूसरा ग्रीनलैंड या किसको कह रहा है कि उसको भी ले लेंगे ट्रम्प। हाँ, तो उसमें तो यूरोपियन यूनियन ने पूरा एक स्टांस दिखाया कि यूरोप क्या है। यूरोप ने पूरी तरीके से अमेरिका का विरोध किया, और अभी ग्रीनलैंड की बात वो छोड़ चुके हैं। उनको लग रहा है इससे अपने एलाइड नाराज हो रहे हैं, तो इसको छोड़ेंगे। हाँ, सर जो अभी आपने आप अपना नाम भी तो बताइए। ओके, मैं ऋतुराज सिंह राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ। मैं यहाँ शोध कर रही हूँ। सर अभी आप जो बात कर रहे थे तेल की, कि तेल की मोनोपोली की वजह से तेल एक बड़ा कारण है। अगर सर इसके इतिहास को हम देखें तो 1953 में जब ईरान ने पहली बार तेल का नेशनलाइजेशन किया था, तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि इन्होंने नेशनलाइजेशन उसको पूरी तरीके से ऑटोनॉमी अपने गिरफ्त में कर ली, जिसकी वजह से अमेरिका को उसका हित नहीं मिल रहा था। वो तेल को अपने अनुसार नहीं निकाल पा रहा था, अपने अनुसार बेच नहीं पा रहा था। वहाँ उनको कंट्रोलिंग लगा, तो वो वहाँ की सत्ता को थोड़ा बदलने का प्रयास करने की कोशिश की है। तो 1979 में हम देखते हैं कि खामनेई की जब सरकार आती है, और इन्होंने प्रतिबंध भी लगाया अमेरिका के ऊपर में, साथ में ये भी अमेरिका को एक शैतान राष्ट्र के रूप में घोषित किया। तो ये उनके अमेरिका को अपने साख पे भी खतरा लगा, और उनको ये लगा कि अभी तक हम जिस दादा की तरफ बोल रहे थे, यहाँ पे हमें सीधा का सीधा हमारे ऊपर चोट किया जा रहा है, हमारे साख पे खतरा किया जा रहा है। तेल के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि 79 में खामनेई की सरकार आती है, और उसके बाद इनका कंट्रोलिंग बढ़ता है, और फिर ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें दिखाई देती है कि तेल कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है अमेरिका के और ईरान के बीच के युद्ध के लिए। तो तेल। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था कि अभी खामनेई के जो लास्ट राइट्स हुए, उसमें मुल्क जैसे खड़ा हुआ, क्योंकि ये तो गए थे रिजीम बदलने। ये तो खामनेई को भी मार डाला, उनकी बेटी को भी मार डाला, उसकी 6 साल की बेटी को भी मार डाला। ये तो गए थे कि खामनेई खत्म हो जाएगा तो हम रिजीम चेंज कर देंगे, वहाँ शासन खत्म कर देंगे। हो गया पूरा उल्टा। खामनेई के पक्ष में, खामनेई के शोक में, खामनेई की सहानुभूति में पूरा मुल्क खड़ा हो गया, और दुनिया के तमाम इससे ज़्यादा बौखलाया। या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब ऐसी भौगोलिक स्थिति आप जानती है, पूरी दुनिया जानती है ईरान की। ईरान न चाहेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विमान, वो कतर और सऊदी दो विमान, वो जो अभी जो मारा है, तो ये कहानी तो ये हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जहाज़ों पे हमला किया, इसलिए इनको हमने सबक सिखाया। लेकिन अंदर अंदर बौखलाहट ये है कि हम ईरान को एक मुल्क के तौर पे तोड़ नहीं पा रहे हैं।